सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग परेशान हैं, चाहे ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, बदमाशी, गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पे है, स्टे माफिया अपने चरम सीमा पे है। स्टे माफिया, कोई भी आदमी चला जाता है, कोर्ट में खड़ा हो जाता है और स्टे ले लेता है और डिमोलिशन के ऑर्डर करा देता है ऐसे ऐसे मकानों का जो 20-20, 30-30 साल पुराने हैं। भाई ऐसा है, मैं बिल्कुल ये चाहता था कि फरहान के लिए उसका टिकट फाइनल हो गया था, इन लोगों ने कह दिया था। लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर एक फैमिली में एक ही आदमी अगर पार्षद भी होगा और एमएलए भी लड़ेगा तो ये ठीक नहीं है। सेक्रीफाइस इसलिए नहीं किया, सेक्रीफाइस इसलिए किया था, मैंने कहा भाई अगर मुझे एमएलए लाना है, मेरे बेटे को एमएलए लाना है तो काउंसलर क्यों लड़े? मेरी बहू में क्या कमी थी? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद, दिल्ली के ओखला से पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक दिल्ली का नेतृत्व करने वाले एज ए मंत्री परवेज हाशमी साहब मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की आहट है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कभी भी चुनाव हो सकते हैं इन तीनों महीने में। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज परवेज हाशमी साहब मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। परवेज साहब, एक बार फिर जो है आप खबर ये आ रही है, आपने पोस्टर बैनर लगा करके अपनी मौजूदगी ओखला में दर्ज करानी शुरू कर दी। तो ओखला में मैं शुरू से रहा, कभी मैंने ये घर छोड़ा नहीं, मेरा पुराना मकान है। मैं मिनिस्टर रहा तो भी ये घर नहीं छोड़ा, राज्यसभा सांसद रहा तो भी मेरी फैमिली यहीं रही। तो मेरा रिश्ता आज से नहीं है ओखला से, 40-50 साल पुराना रिश्ता है। लेकिन जिस तरह से आपने पोस्टर बैनर लगा करके एक संकेत देने की कोशिश की है विधानसभा चुनाव से पहले, तो क्या ये माना जाए आप पूरी तरह से चुनाव के लिए अब तैयार हैं? अवाम के कहने पे मुझे तैयार होना पड़ा, मेरी मजबूरी है। अवाम की ख्वाहिश है तो उसे मैं कैसे मना कर दूँ? लोगों का कहना है कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए इस बार। पिछली बार जो हुआ वो गलत हो गया आपके साथ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार का चुनाव अलग होगा और आप लड़िए, इलाके को संभालिए। परवेज साहब, आप लगभग 10-11 साल से ओखला की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर हैं, मतलब एज MP या MLA नहीं है। इस 11-12 सालों में आपने क्या जवाल और क्या उरूज ओखला का देखा है? ओखला की पॉलिटिक्स से मैं कभी दूर नहीं रहा। अभी पिछला इलेक्शन 5 साल पहले मैं लड़ा, एक्टिव तो मैं हुई हूँ। एज ए विधायक और एज ए सांसद में बात कर रहा हूँ। हाँ, एज MLA मैं ज़रूर दूर रहा, मैं मानता हूँ। जब MLA मुझे जनता ने हरवा दिया तो मैं MLA तो रहा नहीं, लेकिन लोगों के काम मैं आज भी करता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं उनका काम होता है और काफ़ी फ़र्क आ गया है ओखला में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग परेशान हैं, चाहे ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, बदमाशी, गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पे है। स्टे माफिया अपने चरम सीमा पे है। स्टे माफिया, कोई भी आदमी चला जाता है, कोर्ट में खड़ा हो जाता है और स्टे ले लेता है और डिमोलिशन के ऑर्डर करा देता है ऐसे ऐसे मकानों का जो 20-20, 30-30 साल पुराने हैं। तो इसके लिए क्या आप केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या कोई और है? क्यों, इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, केजरीवाल हो चाहे केंद्र सरकार हो। अब जो 20-20, 30-30 साल पुराना मकान है, अगर उसके डिमोलिशन ऑर्डर हो रहे हैं तो सबसे पहले तो जो लोग स्टे ले रहे हैं, डिमोलिशन का ऑर्डर करा रहे हैं, उनके मकान देख लें जो खुद इसी तरह के मकान में अनऑथराइज में रहते हैं। और जब कॉलोनीज़ को रेगुलाइज कर दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर दिया, तो ऐसे मकानों को तोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। कोर्ट में जाके ये लोग गलत गलत बयान दे देते हैं, वन साइडेड फैसला हो जाता है, कोर्ट को हकीकत पता नहीं होती है, ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती है, लिहाजा वो लोग ऑर्डर पास कर देते हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता हो तो उन्हीं लोगों के खिलाफ ऑर्डर पास करें जो इस तरह के केसेस लेके जाते हैं कोर्ट में। नहीं, लेकिन पहले फिर काउंटर सवाल ये उठेगा कि जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, कोर्ट में जा कर के क्यों नहीं वो चीज़ें, वो प्रस्तुत रिकॉर्ड पेश करते हैं जिसकी वजह से उनके मकान ना तोड़े जाएँ? भाई उन तक तो नोटिस भी नहीं आता, उन्हें पता भी नहीं चलता। जब डिमोलिशन ऑर्डर हो जाता है, डिमोलिशन टीम पहुंच जाती तब उन्हें पता चलता है। सबसे बड़ा ये चीज़ तो ये है कि उनको यही नहीं पता चलता कि उनके मकान के खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर हो गया है। जब हो जाता है तब पता चलता है, कोर्ट में केस चल रहा है ये नहीं पता चलता। लेकिन परवेज साहब, खबर ये भी है कि जब आप विधायक थे यहाँ से तो काफ़ी बिल्डिंगों को तोड़ने के आदेश हुए थे, आपने लोगों को सहारा दिया था कि मत छोड़ के जाओ, तुम हमें दे दो आकर के, फिर हमसे वापस लेना उसी रेट पर। बिल्कुल मैंने कहा था
300 मीटर के उसमें सैकड़ों मकान आ रहे थे। उसमें लोग माफिया जो है लग गया था कि आधे पौने दामों में लोगों को के मकान ख़रीद लें। लोग परेशान हो गए थे, छोड़ के जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई तुम लोग छोड़ के मत जाओ, जो कीमत तुम्हारी है उस कीमत पे मकान मुझे दे दो, और जब बच जाए तो आके मुझसे वापस ले लेना, मेरी गारंटी है कि ईंट नहीं हिलेगी। और वही हुआ। हालांकि कोर्ट ने मेरे खिलाफ भी कुछ उसमें एक्शन की बात करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आवाम के खातिर एक्शन होता है तो मैं उसके लिए तैयार। लेकिन परवेज साहब, अभी जब पार्षद का चुनाव हुआ, खबर ये आई कि आपके बेटे को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। फिर खबर ये आई कि आपने सेक्रीफाइस कर दिया अरीबा के लिए। फिर खबर ये आई कि अरीबा आपसे आशीर्वाद लेने आई और दुआएं लेने आई। खबर ये भी आई कि आपने अरीबा को दुआओं से नवाजा। फिर आपसे मोहम्मद खां के घर आप चल कर के गए। तो आपने क्यों सेक्रीफाइस किया? पार्षद का चुनाव आपने किसी और को लड़वा दिया, विधायक का चुनाव खुद लड़ना चाह रहे हैं। भाई ऐसा है, मैं बिल्कुल ये चाहता था कि फरहान के लिए उसका टिकट फाइनल हो गया था, इन लोगों ने कह दिया था। लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर एक फैमिली में एक ही आदमी अगर पार्षद भी होगा और एमएलए भी लड़ेगा तो ये ठीक नहीं है। लिहाजा जो दूसरे लीडर हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो अरीबा के लिए आसिफ ने कहा, मैंने अरीबा के लिए का कराया, और उसके बाद पूरी मेहनत, पूरी ताकत से अरीबा के लिए मेहनत करके उसको जिताने में पूरी कोशिश की मैंने। नहीं, जनरली सियासत में ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई आदमी अपनी लेगेसी कहीं और शिफ्ट कर रहा हो। जनरली लोग अपने परिवार के लिए अपनी लेगेसी को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन आपने आशीर्वाद भी दिया, डोर टू डोर जा करके मीटिंगें भी की और लोगों को फ़ोन कर करके वोट भी मांगा। हाँ, तो इसीलिए मांगा कि मेरी इज्जत का सवाल था। आसिफ साहब उस वक्त जेल चले गए थे किसी मसले में, इलेक्शन शुरू होने से पहले जेल चले गए थे। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आए थे तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी कि मैं उस बच्ची को सहारा दूं और उसको पूरी मदद करूं जिताने में। और रहा ये कि लेगेसी को ट्रांसफ़र करने की बात नहीं होती है। सेक्रीफाइस इसलिए नहीं किया, सेक्रीफाइस इसलिए किया था, मैंने कहा भाई अगर मुझे एमएलए लड़ना है, मेरे बेटे को एमएलए लड़ना है, तो काउंसलर क्यों लड़े? मेरी बहू में क्या कमी थी? और जनरल सीट से काउंसलर उसको इसीलिए लड़ाया कि भाई आसिफ भाई का भी कम से कम ये है कि अगर मैं एमएलए का टिकट मांग रहा हूँ तो उनकी बेटी को कम से कम काउंसलर का टिकट दिला दूँ। नहीं, आपने कहा कि मेरी बहू में या मेरे बेटे में क्या कमी थी। सवाल ये उठता है कि आपकी बहू को भी कांग्रेस लड़ाना चाह रही थी। खबर ये आई कि आप ही ने कहा कि मत लड़ाइए। मैंने इसलिए कहा ना कि मैं चाहता था कि एमएलए का इलेक्शन मैं लड़ूँ, या फरहान लड़े या उसकी मिसेज लड़े। इसलिए मैंने कहा कि मैं एक घर में दो टिकट नहीं चाहूँगा। मैं एमएलए चाह रहा हूँ तो मैं काउंसलर का टिकट नहीं चाहता था, इसलिए मना किया था। लेकिन अब परवेज साहब, एक बड़ा चैलेंज है। आसिफ मोहम्मद खां कई बार कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, या उनकी बेटी कहती है अगर पापा विधायक थे तो ऐसा हुआ, पापा विधायक थे तो वैसा हुआ। तो आपको लगता नहीं कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं ये परिवार? मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ मैंने उनका इलेक्शन लड़ाया था, उसी तरह वो मेरा इलेक्शन लड़ाएंगे। कोई उसमें मेरे खिलाफ मुश्किल नहीं पैदा करेंगे। मुझे मालूम है ये। उनको टिकट होता है तो मैं लड़ाऊंगा, जैसे उनकी बेटी को लड़ाया, और मेरा होता है तो मैं कहूँगा मुझे लड़ाएं। नहीं परवेज साहब, टिकट के मामले में तो आपसे ज़्यादा किसी की दावेदारी इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि जो हम लोग कांग्रेस को समझते हैं, आप सीनियर आदमी हैं। कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता, चाहे वो तारिक अनवर हों, दिग्विजय सिंह हों, सबसे आपके अच्छे रिश्ते हैं। चाहे वो अपोजिशन लीडर्स भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे इवन वो भाजपा में ही क्यों ना हो। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा आपको टिकट लेने में शायद ना आए। हाँ नहीं, तो आसिफ मेरी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुझे पूरा यकीन है। मैंने उनकी बेटी के लिए बड़ी ईमानदारी से मेहनत की थी। वो जेल में बंद थे, उसके बावजूद मैंने उनकी मदद करी और पूरा इलेक्शन संभाला, लड़ाया, और जिताने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, हिंदू समाज को लेकर के कहा जाता है कि हिंदू समाज के मन में आपको लेके काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। इवन भाजपा नेताओं के मन में आपको लेके काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। अब ये तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मेरे रिश्ते सबसे अच्छे रहे, मैंने हमेशा रिश्ते अच्छे रखे हैं। हिंदू समाज शुरू से मुझसे जुड़ा हुआ है और आज भी जुड़ा हुआ है। हिंदू समाज में मेरी आज भी उतनी ही पकड़ है जितनी पहले हुआ करती थी। पिछले इलेक्शन से वो सब जो है बहुत पर वो हो गए और दुखी हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये हमसे गलती हो गई, आइंदा ये नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा। ओखला में जो ट्रांसपोर्ट का बड़ा विचित्र मसला था, आप एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आप ओखला को आपने ट्रांसपोर्ट से जोड़ा, लेकिन उसके बाद जब आप चुनाव हारे तो आप क्यों ऐसा लगता था कि अचानक मैदान छोड़ के चले गए हों? लोगों के बीच में आप या आपकी पार्टी उस तरह नज़र नहीं आई जिससे उम्मीद की जा सकती थी।
नहीं नज़र आती तो दो काउंसलर कैसे जीतते? दो काउंसलर जीते, इसका मतलब पार्टी नज़र आ रही थी, पार्टी सड़क पे थी, हमारे लोग सड़क पे थे। नहीं, लोगों का ये मानना है कि लोग आम आदमी पार्टी से नाराज थे, इसलिए ऑप्शन नहीं था लोगों के पास कांग्रेस को वोट देने के अलावा। और आज भी सिचुएशन वही है कि लोग आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं, चाहे वो ईदगाह का मसला हो या दूसरे मसाइल हों, तबलीगी जमात का मसला हो, और कांग्रेस को एज अ ऑप्शन और राहुल गांधी को एज अ ऑप्शन देख रहे हैं। नहीं, अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो वोट देने के लिए बात कर रहे हैं तो उन्होंने कमी क्या छोड़ी? हर जगह तो मुखालफत करी माइनॉरिटीज़ के लिए किया क्या? आज तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन परवेज साहब, ओखला को अगर हम फोकस करें तो पिछले 11 साल के विधायक के टेन्योर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बारे में आवाम से बात कीजिए। हर आदमी अपनी बड़ाई करता है, दूसरे की बुराई करता है। मैं चाहूँगा इस सवाल का जवाब आवाम से घूम के आप लें, वो ज़्यादा बेहतर देंगे। नहीं, आप निकल जाएं, आपके सामने आज ये जस्ट 100-200 मीटर की दूरी पे कूड़ा घर बना हुआ है, पार्क के सामने लोग बैठ नहीं सकते। आगे चले जाएं, पूरी की पूरी सड़कें टूटी हुई हैं, और आगे बढ़ जाएं तो ओखला में डस्ट आसमान को छू रही है। डस्ट का लेवल ये होगा शायद 1000 प्लस, जो पुराने रिकॉर्ड सब तोड़ चुका है। यहाँ का डस्ट, यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ की चीज़ें, यहाँ का आवाम तो गैस चैम्बर में रह रही है, तो उसके खिलाफ तो आप लोग खड़ा होना होगा ना। बिल्कुल खड़े होंगे। जवाब तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि ओखला का क्या हाल है। नहीं, लेकिन आप लोग कब सामने आएंगे? ज़मीन पे तो हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ओखला की आबादी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उसका जो एरिया है वो नहीं बढ़ा है। वो बात अलग था कि पहले 1 मंजिल मकान थे, आज वहाँ पे 5 मंजिल मकान है, 4 मंजिल मकान है। लेकिन गलियाँ उतनी हैं, सड़कें उतनी हैं जितनी पहले थी, चाहे जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, जौहरी फार्म हो, नूरू नगर हो, ओखला विहार हो। फ्लैट्स बन गए हैं, सड़कें नहीं चौड़ी हुई हैं। तो सड़कों को डेवलप करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, ये सब आसान चीज़ें हैं। अगर आदमी करना चाहे तो कोई बड़ा काम नहीं है। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर्सनल कमेंट मैं किसी पे नहीं करता हूँ। चैलेंज है तो उन्हें करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह निभाना चाहिए। एक आखिरी सवाल परवेज साहब, अगर आपको कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो जनता के सामने आप किस तरह आएंगे? जैसे पहले आता था, जैसे पहले सारे काम करता था, वैसे अब भी करूँगा। जनता की जो उम्मीदें हैं, जो उनका मेरे अंदर अकीदा है, एतबार है, उस पर पूरा उतरूँगा मैं, और साथ में मेरी सारी टीम मिल के पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। नहीं, अब तो आप देखें तो भाजपा के लोग भी यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अलग है, कांग्रेस में गुटबंदी है। 7-8 लोग नई जनरेशन है, उन्होंने अलग अपना खेमा बना लिया है। तो वहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा वाला हाल दिल्ली में भी दोहरा दिया जाए। ऐसा है, ये सब चलता रहता है। 7-8 लोगों ने अपना खेमा बना लिया है, वो बहुत अच्छी बात है। जो भी आदमी काम करता है या पार्टी में है, वो उसका हक बनता है टिकट मांगने का। टिकट कांग्रेस को देना है, हाईकमान ने देना है। हाईकमान जिसे टिकट देगा वो इलेक्शन लड़ेगा। बाकी लोगों का ये है कि अगर साथ में मिल के मेहनत करेंगे, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ाएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं, एक चीज़ और बताएं, टिकट में तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके मुकाबले तो शायद कम लोग टिक पाएँ, तो वो लोग भी हमारे साथ आएंगे, सब आएंगे, सब इलेक्शन लड़ाएंगे। कोई कांग्रेस की मुखालफत नहीं करेगा। और जनता से कुछ आप कहना चाहें तो? बस यही कि ये मेरा वादा है कि जैसे पहले मैं करता था वैसे ही अब भी करूँगा, और इलाके को संवारूँगा, मेहनत करूँगा, और जैसे इलाका मेरे वक्त में पहले था वैसे ही इलाके को बनाने में, संवारने में पूरी ताकत लगा दूँगा। इन्हें आप अब चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं अगर टिकट मिलता है तो? बिल्कुल तैयार हूँ, लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे परवेज हाशमी साहब, जिन्होंने साफ कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि परवेज हाशमी का करियर कांग्रेस में बहुत लंबा रहा है, आज से नहीं है। जनता दल के बाद से कांग्रेस में लौटे, फिर पलट करके किसी दूसरी पार्टी का मुंह नहीं देखा, और लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं। राज्यसभा सांसद से लेकर मंत्री, और बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्होंने अंजाम दी हैं, और ओखला में काफ़ी काम किया है। आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओखला की राजनीति क्या मोड़ लेती है, क्योंकि अभी जो है कांग्रेस की ही यहाँ से पार्षद हैं, अब बगल वाली सीट से भी कांग्रेस की ही पार्षद हैं, और ऐसे में परवेज हाशमी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है पार्टी को साथ लेकर के चलने की, पार्टी के सीनियर नेता के तौर पर भी और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी।